आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस स्टार्ट करेंगे। सारे लॉज पढ़ने के बाद हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो बहुत सिंपल है, इसका आप स्टेटमेंट भी जानते हैं। एंटोइन लेवेजर ने 1789 में ये लॉ बनाया था। इस लॉ के तहत बोला गया है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, जिस तरह से आपका एनर्जी का लॉ था उसी तरह मैटर का भी लॉ है। ये सारे के सारे लॉस कलेक्टिव हैं। इसमें ना कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है तो उसका मास वही रहता है, मास चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2O का, इसको मैं लेता हूँ लिक्विड फॉर्म में पानी, इसको मैंने हीट किया तो ये बन गया H2O वेपर गैस, इसको मैंने कूल किया तो ये बन गया H2O आइस सॉलिड। अब इन तीनों केस में इसका मास उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। आप केमिकल चेंज लीजिए, सबसे फेमस एग्जांपल N2+O2, दिस गिव्स ट्वाइस NO। तो इसमें भी क्या है, जो मास N2 और O2 का कंबाइन था वो इक्वल टू होगा ट्वाइस NO के मास के। यहाँ पे N2 और O2 क्या है, आपके रिएक्टेंट्स, और ट्वाइस NO प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, मास उतना का उतना ही रहेगा। देन इसके बाद है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, किसी भी नाम से कह लीजिए इसको आप। ये लॉ दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। बिल्कुल सही है। आप CO2 ब्रीथ आउट कर रहे हैं, आप CO2 कंबशन से ले रहे हैं या आप किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, इसमें C का एटम एक ही रहेगा, O के एटम दो रहेंगे। कहीं से भी लीजिए आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तभी कहलाएगी जब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये CO2 नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं। जोसेफ प्राउस्ट ने भी यही किया था। दो कंपाउंड्स इन्होंने लिए थे, उन दोनों कंपाउंड्स को एक सिंथेटिक सोर्स से मैन्युफैक्चर करा हुआ लिया था और एक नेचुरल सोर्स वाला लिया था। दोनों का फॉर्मूला वही था, या मुझे बोलना चाहिए दोनों के फॉर्मूले में एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन सेम था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ डेल्टन ने बनाया था 1803 में। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स रख के किसी दूसरे एलिमेंट के मास को वेरी करते हैं, तो उस दूसरे एलिमेंट का मास जो कि वेरी हो रहा है उसका रेशो एक होल नंबर में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक जगह आपने वाटर बनाया, एक जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाई, H2O और H2O2। H2O2 बनाने में देखिए आप ऑक्सीजन का एक एटम ज़्यादा है, इसीलिए 32 ग्राम ऑक्सीजन आप ले रहे हैं। वाटर के केस में 16 ग्राम ले रहे हैं, H2 इतना ही है तो आपने हाइड्रोजन 2 ग्राम लिया। अब ये 2 ग्राम हाइड्रोजन क्या है, फिक्स्ड मास है, और 16 ग्राम 32 ग्राम ये क्या है, जिसको आप वेरी कर रहे हैं। तो 16/32 जब आप करेंगे तो आपको एक सिंपल होल नंबर रेशो मिलेगा। देख लीजिए आप, 16/32 कितना हो गया, 1:2। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, एक को फिक्स रखना है, एक को वेरी करना है। देन Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इसमें इन्होंने क्या बोला है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें गैस की बात करी है कि जिन जिन गैसों को आप कंबाइन कर रहे हैं किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, उन गैस का रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो की तरह होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2+O2, H2+12O2, 2H2+O2, जैसा आपको करना कर लीजिए, बनेगा वाटर ही। तो इसमें आपने जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिया, गैसियस वॉल्यूम, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम लिया, इनका अगर आप रेशो लेते हैं तो आपको सिंपल होल नंबर रेशो मिलेगा 100/50 2:1। इस लॉ में ऐसा बोला गया है। इसके बाद है आपका एवोगैड्रो लॉ। इसके तहत बोला गया है दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी जैसा आपने Gay-Lussac लॉ में पढ़ा, आपने दो गैसेस ली थी, इनका वॉल्यूम क्या था, हाइड्रोजन का 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम आपका इक्वल रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। देखिए आप, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, H2O2। अब ऐसा सेम वॉल्यूम रखने पे आप देखिए इनके मॉलिक्यूल्स बराबर के हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन में भी आप देखिए 1 2 3 4 5। तो अगर आप वॉल्यूम सेम रखेंगे, गैस कोई सी भी हो, उनको आप कंबाइन कर रहे हैं, वॉल्यूम सेम रख रहे हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर के होंगे। ऐसा अवोगाड्रो लॉ ने बताया है। उसके बाद अवोगाड्रो भाई साहब ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दोनों में भी डिस्टिंक्शन करा। एटम आप जानते ही हैं, O ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब क्योंकि ये जो लॉ है ये गैसेस पे वैलिड है, तो आप समझिए गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए H2 और O2 होगा, H अकेला नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम एक बार फिर आपकी 9th क्लास में आ गए, यहाँ पर आपने ये पढ़ा था, एक बार हम पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। डेल्टन इन्होंने बोला था, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मतलब आपका जो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो उन चीज़ों से बना है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इनडिविजिबल है। देन सेकंड पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये बात भी सही है, आपका कोई एलिमेंट है उसमें ढेर सारे एटम्स हैं, ये बात आप जानते हैं। अभी आपने देखा 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 10 to the power 23 एटम्स। मॉलिक्यूल्स भी इतने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंटिटीज जो आपने पढ़ा था। तो सारे एटम क्या है, एक जैसे होंगे। आप कैसे, एक बड़ा सा एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 बहुत सारे एटम्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो एटम है ये इस वाले एटम से अलग हो, इस वाले एटम से अलग हो। सारे के सारे एटम्स जो कि एक एलिमेंट में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, आइडेंटिकल है, और मास भी आइडेंटिकल है। हाँ, एटम्स अगर दूसरे एलिमेंट्स के हैं तो उनका मास अलग होगा। जैसे मैंने N लिया और O लिया, ऑक्सीजन का मास नाइट्रोजन से अलग होता है, तो इसके एटम्स की प्रॉपर्टी भी नाइट्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी से अलग होगी। देन थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। ये भी आपने देखा है, H2 + O2 H2O, समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। फोर्थ, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। वही है आपका कि केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज हो, मास उतना ही रहता है। एटम्स खुद को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप उसको। चलिए, इसके बाद लास्ट लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस थे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। जो आपका अभी ऊपर गेर ल्यूसेक लॉ गया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उसके बाद इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीज़न फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। एटम्स किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, फोर्स वगैरह क्या लग रहा है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इसके लिमिटेशंस थे, जिसको इनके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने ओवरकम किया था। चलिए, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। इसका पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। मास ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया है, मास ऑफ डाइऑक्सीजन आपको दिया है। इनको देखे देखे आपको ये बताना है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबोव एक्सपेरिमेंटल डेटा, और उस लॉ का स्टेटमेंट आपको देना है। देखिए, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं 14 ग्राम 14 ग्राम, एक बार डाइनाइट्रोजन के 2 ऐसे मास दिए गए हैं, एक बार 28 ग्राम 28 ग्राम। आप क्या कीजिए, 14 ग्राम में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। सेम केस नीचे वाले में, ये भी 28 ग्राम। अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने क्या देखा है, क्या रिक्वायरमेंट है, 14 ग्राम अगर आप डाइनाइट्रोजन लेते हैं तो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन होना चाहिए। अब 28 ग्राम आप ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, तो ये 32 ग्राम होना चाहिए। 16 2 जा 32, और ये 64 ग्राम, 32 2 जा 64। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, डाइनाइट्रोजन का मास मैंने कर दिया है फिक्स, और डाइऑक्सीजन का मास मैं कर रहा हूँ वेरी। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स रहता है, दूसरे का हम वेरी करते हैं। जिसका हम वेरी करते हैं उसके मास का रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो होता है। अभी भी हम देख लेते हैं, तो ये कैसे होगा, हियर ऑन फिक्सिंग मास ऑफ डाइनाइट्रोजन N2 to 28 ग्राम वी हैव वेरिंग मास ऑफ O2 डाइऑक्सीजन विच इज इन अ सिंपल रेशो। अब सिंपल रेशो कैसे, दैट इज, पहले आपने लिया 32 इज टू 64 इज टू 32 इज टू 80। अब देखिए ये सब 16 से डिविजिबल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2:4 2:5। देख लीजिए, ये सिंपल होल नंबर रेशो है। सो
दिस डेटा ओबेस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और इसका स्टेटमेंट उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, आपको पता ही है, ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में यही बोला गया है, एक एलिमेंट का मास फिक्स, एक का वेरी किया, जिसका वेरी किया उनके रेशो लेने के बाद आपको सिंपल होल नंबर रेशो मिल गया। देख लीजिए आप, ये यहाँ पर हुआ, तो ये इस पूरे का आंसर है। चलिए इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। अब इसमें आपका गेल-ल्यूसेक लॉ लग जाएगा। आपने देखा है 2H2 प्लस O2, दिस गिव्स 2H2O। 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन रहता है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन रहता है, तो 2 वॉल्यूम H2O का आपको मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ये कंडीशन बन रही है, हाइड्रोजन गैस ये आपको बोली गई है 10 वॉल्यूम, डाइऑक्सीजन गैस 5 वॉल्यूम। जब यहाँ पर डाइऑक्सीजन 1 वॉल्यूम थी, डाइहाइड्रोजन आपकी 2 वॉल्यूम थी, इन दोनों का आप रेशो देखिए, एक सिंपल होल नंबर रेशो है 1:2, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन 5:10, अगेन 1:2। तो जब ऐसा होगा तो आपको 2 वॉल्यूम ऑफ H2O मिलेगा। अब यहाँ पर 2 वॉल्यूम H2 का था, तो यहाँ पे 10 वॉल्यूम ऑफ H2 आपको मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं NCERT एग्जाम्पलर पे। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। 4Fe प्लस 3O2 गिव्स ट्वाइस Fe2O3। देख लेते हैं हम क्या क्या स्टेटमेंट सही है इसमें। पहला स्टेटमेंट है आपका, टोटल मास ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही है, जैसा कि आपने देखा है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये बिल्कुल सही है। और ये आप देखिए इक्वेशन ही बैलेंस्ड है। अगर ये अनबैलेंस्ड होती तो ये स्केलेटल इक्वेशन होती जिसको वो बैलेंस करना पड़ता, पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो जितने एटम्स आपने Fe और O2 के लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं वही राइट हैंड साइड हैं, तो मास भी इक्वल होगा। बाकी स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। ये तो बिल्कुल गलत है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक इक्वेशन नहीं होते हुए 2 इक्वेशन होती है। दोनों में हम किसी एक एटम का मॉलिक्यूल का मास फिक्स करते हैं, दूसरे को वेरी करते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड वाला, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस। अब ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाई नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीज़ है, इसको वैसे ध्यान रखिए। मैंने H2 प्लस O2 लिया, ट्वाइस H2 प्लस O2 लिया, तो मुझे मिला ट्वाइस H2O। अब क्या अगर मैं O2 यहाँ पे ज़्यादा लूँ तो H2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल नहीं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास 2 मोल्स H2 के होना चाहिए, 1 मोल O2 का होना चाहिए, तो आपको 2H2O मिलेगा। आप किसी भी एक रिएक्टेंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, उससे पूरा प्रोडक्ट ज़्यादा मिले ऐसा नहीं होता है, इतना आप भी समझते हैं। आप जितना O2 को बढ़ाएंगे उसका दुगना आपको H2 को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये थर्ड पॉइंट भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट भी ऐसा ही है, ये भी नहीं होगा। ये वही बात है, एग्जाम्पलर है, इसमें जंबल्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी वही है कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आप इतना कीजिए, ये देख लीजिए कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस नहीं है उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। वो इक्वेशन कैसी है? स्केलेटल है, अभी आपको समझाया था मैंने। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? एक ढांचे के रूप में, उसमें बैलेंसिंग नहीं होती है। यहाँ पर आप देखिए पहली इक्वेशन 2mg प्लस O2, यहाँ पे mg के एटम्स 2 हैं, बिल्कुल है। राइट हैंड साइड भी mg के 2 एटम्स हैं, O2 2O, बात एक ही है। O2 का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, O के 2 एटम्स हैं, O तो बराबर हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। उसके बाद अब सेकंड वाली देखिए, C3H8 प्लस O2। अब यहाँ पर कार्बन के 3 एटम्स हैं और यहाँ पर एक ही है, ये बैलेंस नहीं है, इसीलिए देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसका मास क्या होगा, राइट हैंड वाले साइड के मास के इक्वल नहीं होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं कर रहा है। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप देखकर ही समझ जाइए। यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे 3 है, तो कभी भी मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पे भी 3 कार्बन आएंगे। थर्ड वाली, इसमें आप देखिए P4, इधर भी P4, 5 O2, 5 O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, 5 2 जा 10,
यहाँ पे O10 10, तो ये बराबर है, बैलेंस्ड है। इधर CH4 प्लस ट्वाइस O2 कंबशन ऑफ मीथेन, C इधर भी एक इधर भी एक, H4 इधर 2H2, बैलेंस हो गए, 2O2 ये 4, यहाँ पे O2 इधर 2 और ट्वाइस O 2 और 2 4, ये भी बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो विच इज़ नॉट करेक्ट, सेकंड वन, तो इसका आंसर है सेकंड वाला। देन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करना है आपको, एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, एक का वेरी करना है। अब हम देखते हैं पढ़ के। इसमें पहला है सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 1:2। ये तो आपका वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्राउस जी का। आप CO2 कहीं से भी लेते हैं, यही आपको मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें रेशो यही रहेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद बी वाला, कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स नेमली CO2 एंड CO वेयर मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन आर इन द सिंपल रेशो 2:1। ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा देखिए, C प्लस O, एक सिंपल इक्वेशन लिख लीजिए, ये हो गया CO, फिर C प्लस O2, दिस गिव CO2। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन का मास फिक्स है, मान लेता हूँ 12 ग्राम दोनों का, दोनों जगह CC आ रहा है, और ऑक्सीजन का एक जगह 16 ग्राम, एक जगह 32 ग्राम। अब इसमें आप देखिए कार्बन का मास मैंने फिक्स किया 12 ग्राम, तो इन दोनों का जो वेरिंग मास है O2 का, ये कितना आ रहा है 16:32, मतलब 1:2। या उल्टा कर लीजिए इसको आप, 2:1, पहले बड़े वाले का फिर छोटे वाले का, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले CO2 बोला फिर CO बोला है, तो 32:16 मतलब 2:1। ये सिंपल रेशो में है। जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। When magnesium burns in oxygen, the amount of magnesium taken for the reaction is equal to the amount of magnesium in magnesium oxide form। ये तो आपका वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, MgO, जितना Mg आप इधर ले रहे हैं सॉलिड में, उतना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपको Mg मिलता है, तो ये भी नहीं होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन में। फोर्थ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 200 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 100 ml ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ वाटर वेपर। ये आपका गैल-ल्यूसेक लॉ है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, डाइहाइड्रोजन डाइऑक्सीजन, इनका रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए, और यहाँ ml बोल रहे हैं ये, तो ये क्या है, गैल-ल्यूसेक लॉ, ये भी नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर है सेकंड वाला। देन फोर्थ, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Which of the following laws is not related to the statement? To this statement, sorry. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बिल्कुल सही है। आपका जो कंपाउंड बन रहा है उसमें जितना आपने लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिया है, उनका जो मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। सबसे सिंपल एग्जांपल, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। आप बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में H2O2 का जो मास है, उनका कंबाइन मास है, वो H2O के कंबाइन मास के इक्वल होगा, तो ये रिलेटेड है। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसमें भी आपने देखा अभी ऊपर, CO2 आप कहीं से भी लेते हैं, C उतना ही रहेगा, O2 भी उतना ही रहेगा, CO3 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहलाएगी, CO2 होगा तो ही कहलाएगी, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इसमें भी आपने देखा CO और CO2, जब आप CO बना रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास कम है, CO2 बना रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है। CO भी एक कंपाउंड है, CO2 भी एक कंपाउंड है, तो रेशो क्या है, फिक्स्ड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एवोगैड्रो लॉ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड रहता है। डेल्टन का एकमात्र डिसएडवांटेज ये भी रहा था कि एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बना रहे हैं, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, और साथ में गैसियस लॉ, गैसियस कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो गैल-ल्यूसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ दोनों गैसियस लॉ है, इसीलिए ये नहीं है, तो इसका आंसर है फोर्थ, एवोगैड्रो लॉ इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। चलिए फिफ्थ वाला, 45.4 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्टेड विथ 22.7 लीटर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड 45.4 लीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड वॉज फॉर्म। रिएक्शन आपको दे रखी है। विच लॉ इज बीइंग ओबेड इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। ये तो बहुत सिंपल है, अभी आपने देखा H2 प्लस O2, 2 वॉल्यूम H2 का, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, तो 2 वॉल्यूम H2O का, ये यहाँ पर भी हो रहा है। आप देख लीजिए N2 का वॉल्यूम क्या है, दुगना है O2 के वॉल्यूम से, तो ये कौन सा लॉ है आपका, गैल-ल्यूसेक लॉ।
क्योंकि यहाँ पे सब गैस की बात हो रही है, सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और आप देख भी लीजिए 45.4 डिवाइडेड बाय 22.7, ऐसा जब आप करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 2:1। तो 2:1 रेशो में N2 और O2 प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपका गेल-ल्यूसेक लॉ। इसको लिखवा देता हूँ आपको मैं, और इसका स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी से निकाल के रख देता हूँ यहाँ पे। ये इसका स्टेटमेंट है, यहाँ पे देख लीजिए आप, N2 और O2 गैस दोनों कंबाइन कर रही है इन अ सिंपल होल नंबर रेशो बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इनका दे रखा था आपको 45.4 22.7। चलिए इसके बाद सिक्स्थ, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द होल नंबर रेशो। इसको आप खुद ही कर लीजिएगा, अच्छे से अपन ने कर लिया है। फिक्स्ड मास, ये देख कर आप समझ जाइए किसकी तरफ इशारा है। इसका एग्जाम्पल भी आप खुद ही कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए सेवंथ, वापस से वही आ गया, आपको जो मैंने करने को बोला था उसका स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में ही इनके आंसर्स भी हैं। तो डिफाइन लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, ये इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। गिव टू एग्जांपल्स, अभी आपने दिया एक CO2 का और एक CO का, ये आप दे दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया है H2O और H2O2 का, ये आप दे दीजिएगा। आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया है और ये भी पढ़ा दिया है, इसका तो भले क्वेश्चन ही करा दिया है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है, आखिरी क्वेश्चन इसका अच्छा है, हाउ डज दिस लॉ पॉइंट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ एटम्स। एक्सिस्टेंस ये ई है। हाँ, जैसा भी आपने देखा यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ कोल कर रहे थे कार्बन का, तो कार्बन कैसा था आपका इन द फॉर्म ऑफ एटम C+O2, दिस गिव्स CO2। और इसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हार्मफुल गैस। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन क्या है, अकेला है। O2 का मास वेरी होगा तो सिंपल होल नंबर रेशो, पर कार्बन का मास फिक्स है, और फिक्स होने के साथ साथ ये एटम है, तो इससे मालूम पड़ता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इसमें आता है। तो इसका आंसर होगा, मैं लिखवा देता हूँ, पहले के दो पार्ट आपके सही हैं, ये लास्ट पार्ट का आंसर लिखवा रहा हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एज अ एटम, सो कंस्टिट्यूएंट्स मे बी एन एटम। इतना आप लिखे आएंगे सफिशियंट है। चलिए एट्थ, a box contains some identical red colored balls labeled as A, each weighing 2 grams. Another box contains identical blue colored balls labeled as B, each weighing 5 grams. Consider the combinations AB, AB2, A2B, A2B3 and show that law of multiple proportions is applicable. अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए A का मास फिक्स है 2 ग्राम, B का 5 ग्राम। अब कंपाउंड्स क्या क्या है, पहला कंपाउंड है आपका AB, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड्स। अब यहाँ पर मास ऑफ A, जितने A आ रहे हैं उनका मास इन ग्राम्स, देन मास ऑफ B इन ग्राम्स। अब यहाँ पर एक ही A आ रहा है तो 2 ग्राम इसका मास होगा, B भी एक आ रहा है तो 5 ग्राम होगा। अगेन एक बार ए आ रहा है 2 ग्राम, बी 2 बार आ रहा है तो 10 ग्राम, ए 2 बार आ रहा है 4 ग्राम, बी 1 बार आ रहा है 5 ग्राम, ए 2 बार आ रहा है 4 ग्राम, बी 3 बार आ रहा है 15 ग्राम। अब आप देखिए आपने जो क्वेश्चन किया था 14 14 28 28, यहाँ पर आप देखिए 2 2 4 4। आप चाहें तो बी का मास भी फिक्स कर सकते हैं, पर ये वाला मास फिक्स करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2, तो मुझे मिल गया 4 ग्राम, इधर भी करना पड़ेगा तो मुझे मिल गया 10 ग्राम। इधर भी मैंने किया 4 ग्राम, इधर भी किया 20 ग्राम। अब आप देखिए ए का मास क्या है यहाँ पे फिक्स है, बी का मास वेरी हो रहा है, तो हियर मास ऑफ ए इज फिक्स्ड, दैट इज 4 ग्राम्स। नाउ मास ऑफ बी इन एवरी कंपाउंड इज इन द रेशो, आप रेशो देखने गए तो 10:20:5:15। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो आपको मिल जाएगा 2:4:1:3। देख लीजिए आपको एक सिंपल होल नंबर रेशो मिल गया, यही आप चाह रहे थे। हैंस लॉ ऑफ इज एप्लीकेबल। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा।